लिखो क्वेश्चन। सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपका, ओके, दैट्स बिट प्रोपगेशन के लिए, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू ई रेस टू द पावर ऑफ एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन का ना एप्लीकेशन ना बेटा आपको कल परसों से दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। कल हम ट्रांजेंट स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग सुन लो उधर आकाश। कल ट्रांजेंट स्टार्ट करेंगे। आते ही क्लास में मैं ट्रांजेंट स्टार्ट करूंगा। ठीक है। और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन साथ साथ देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट कीजिए इसको। मैं आज विष्णु सर से बात करूंगा सो दैट आपकी वो वाली क्लास रीशेड्यूल हो जाए, जो क्या नाम है उसका, कोर। बट द पॉइंट इज फिर उसके बाद आप फिर लोग ये कहोगे सर हमारा एग्जाम आ गया, सेमेस्टर एग्जाम। कैसे मैनेज करना है एक बार मेरे को बता देना, कल की क्लास में जब उधर लगेगी तब। सिक्स सेमेस्टर वालों का एग्जाम आ जाएगा फिर। कंप्लीट। एक हफ्ते का क्लास बचा हुआ है। हाँ ठीक है। इन्वर्टर वाला टॉपिक रह गया है। तो नेक्स्ट वीक सही रहेगा, मंडे ऑनवर्ड्स, है ना। तो नेक्स्ट वीक शेड्यूल कर लूंगा मैं क्लास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। स्टार मार्क दिस न्यूमेरिकल। इधर देखो, वो फॉर्मेट एक बार रिकॉल करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। बर्नौलीज कल करेंगे हम, कल नहीं मतलब सेकेंड ऑर्डर के बाद कर लेंगे। ये बताओ, ये फॉर्मेट में मैंने पी और क्यू को कहा क्या था? नाम तो होता नहीं इसका, बट यस। देखो, अगर आप नाम नहीं जानते तो नेटवर्क थ्योरी पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाएगा कि क्यू एक फोर्सिंग इनपुट है। इनपुट दिया गया है। बट अभी तो नहीं नीड है। पी और क्यू के बारे में जो कहा था वो बताओ। फंक्शन ऑफ एक्स। तो पहले देख लेते हैं, इसको वैसे ट्रांसफॉर्म करना है तो डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? अगर एक्स से डिवाइड कर दोगे तो पी की वैल्यू कंपेयर करो, नहीं कंपेयर हो पा रहा है। अरे यार, उतना तो करना पड़ेगा ना आपको। आप लगेगा सर वो फॉर्मेट है, हाँ ठीक है वही फॉर्मेट है, सेकेंड ऑर्डर तो है नहीं, होमोजीनियस भी है नहीं। अगर होमोजीनियस होता तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल कर चेक कर लो, लॉग है यहाँ पे। तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉग ऑफ लैम्डा वाई को कैसे करोगे? आप कुछ भी नहीं कर पाते। ईच एंड एवरी एक्स टू बी रिप्लेस्ड बाय लैम्डा एक्स, ईच एंड एवरी वाई टू बी रिप्लेस्ड बाय लैम्डा वाई, बट फिर होमोजेनियस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये एक ऑप्शन बन रहा है, बट ये भी कंपेयर हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। क्यू बोलना क्या होता है? क्यू इज अ फंक्शन ऑफ, और ये तो वाई से डिवाइड कर लो, लेकिन जैसे ही वाई से डिवाइड करोगे यहां पे एक्स बाई वाई आएगा। फर्स्ट स्टेप पे मैं कह रहा हूं इससे डिवाइड करो। जैसे अब क्यू कितना हो जाएगा, तो उससे डिवाइड करो और इक्वेशन बताओ। यहां पे डिवाइड बाई एक्स वाई करो, तो वन बाई इंटू वॉट, अच्छी बात है, आगे प्लस एल एन ऑफ वाई बाई इज इक्वल टू, तो अच्छा ये तो कैंसल आउट हो गया, मतलब डिवाइड हो गया ई रेस टू द पावर ऑफ। अभी भी देखो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए कहा था स्टार मार्क करो, क्योंकि एग्जाम में आया नहीं है, जब आएगा नहीं बनेगा लोगों से। मतलब ये नहीं कह रहा हूं किसी से नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन रेशियो कम हो जाएगा बनने वालों का, जो बनाने वाले हैं। अभी भी कंपेयर हो पाया? ठीक है। इसको देखना, ये मैं आगे बताऊंगा दो न्यूमेरिकल करने के बाद।
कैन वी कंसिडर दिस एज सम अदर वेरिएबल? इधर देखो, एल एन वाई को टी ले लो, डिफरेंशिएट करो, तो देखो ये बन रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, और ये ऑब्जर्वेशन बिना प्रैक्टिस किए नहीं आएगा, कोई भी हो। लॉग वाई को टी ले लो, तो अब डेरिवेटिव लेना, 1/y इंटू dy बाई, यू आर टेकिंग डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू, इज इक्वल टू कितना हो गया? ये सही है इतना? लॉग वाई को टी ले रहे हैं, तो 1/y इंटू dy/dt, बट इधर तो dx था, तो हटाओ, तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। नाउ वी हैव टू टेक डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू। ये जानबूझ के कर रहा था ताकि समझ में आए कि डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में लेना है। अब एक बार करो, लेट्स टेक द डेरिवेटिव, इतना सफिशियंट है, बाकी स्टेटमेंट में फोकस करो, मैथमेटिक्स है। लेट्स टेक द डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू, लेना है इसका डेरिवेटिव, 1/y हो गया, लॉग वाई का। अब y का लो, dy बाई, अब t का लो, परफेक्ट। तो पहले जो किया था वो एरर नहीं था, वो मैं बता रहा था कि हमारी हैबिट बदलनी नहीं चाहिए। ये पूरा दिख रहा है यहाँ पे, ब्लू देखो, पूरा ब्लू, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड किसकी वैल्यू है वो? अच्छी बात है, तो dt बाई, ठीक है। ये किसको लिया था आपने? तो प्लस ऑफ t बाई इज इक्वल टू, देखो ट्रांसफॉर्म हो गया अभी। अब मेरा काम खत्म हो गया। अब देखो, dy/dx, तो y की जगह पे क्या है? देखो dy/dx है, तो y की जगह पे क्या है वहां पे? और उसके बाद y की जगह पे क्या है वहां पे? और p की जगह पे क्या है? पहले p तो बताओ, p कितना है, q तो बताओ। तो अब सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व। एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में, सीएस को तो बात ही मत करो, डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं। तो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो और इंस्ट्रूमेंटेशन हो, यही हमारा है स्पेस पूरा। इससे कहाँ जाएंगे हम बाहर? तो किसी भी एग्जाम्स में ऐसा वाला न्यूमेरिकल नहीं आया है। तो थोड़े वक्त में फॉर्मेट बताता हूं कि हमें कैसे डिसाइड करना पड़ेगा। कल उधर क्लास होगी आपकी। हाँ, चौहान में। यार, इसके बाद तो हम कर सकते हैं ना? हाँ, तो उसको करना है आपको। मैं सिर्फ लास्ट में आंसर लिखूंगा। एग्जाम्स में ऐसा, या इस फॉर्मेट का या इस फॉर्म का न्यूमेरिकल नहीं आया है तो केयर करेंगे हम। वो ऐसा आया, वो डायरेक्टली यहां से आया, इधर देखना एक बार। ऐसा न्यूमेरिकल आया है, बट वहां से स्टार्ट करके यहां तक अगर नहीं आया है, तो बीच का जो प्रोसीजर आपको बताया गया है उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि किसको हमने टी या वी लिया हुआ है। ठीक है। आप सबको मैंने वो होमवर्क दिया ना, स्टार टू डेल्टा। हाँ, तो उसको पढ़ के आना है अभी। आंसर आ गया।
हमारा इक्वेशन क्या था पहले ये बताओ। डी टी बाई कितना था इक्वेशन, डी एक्स आगे प्लस टी बाई इज इक्वल टू, फॉर्मेट तो सेटिस्फाई हो गया था, तो पी कितना आया था 1/x, क्यू कितना आया था ई रेस टू द पावर ऑफ एक्स। चलो मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, ई रेस टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होगा। पी कितना है ये जानते हैं ना हम लोग, 1/x का इंटीग्रेशन बताओ, लॉग मॉड एक्स है ना, तो ई रेस टू द पावर ऑफ एल एन मॉड एक्स, बट ठीक है एक्स टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो अब ये कितना आता है, नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहां पे तो y नहीं है, तो जो है हमें तो फॉर्मेट बात याद है ना, तो y नहीं है क्या है यहाँ पे, t इंटू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस कितना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो t इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, तो x इंटू इंटू प्लस ये भी करूं और फिर लास्ट में t को हटा दो। t की वैल्यू हमने ली क्या थी, t का वैल्यू कहाँ है किधर लिखा गया उधर वहां पे, तो लास्ट में पुट कर लेना आप, स्टार्ट राइटिंग दिस इज द आंसर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्टार मार्क द न्यूमेरिकल, इसी ऑन करना हीरो पीछे से, फैन सीधे यहाँ पे आता है ना बेटा, हवा सर के ऊपर ही, ऑन कर दिया रूम ठंडा हो जाएगा, और फिर भी नहीं मैनेज कर पाओगे तो ऑन करेंगे ठीक है। फिर अच्छा उसके लिए, अरे दो लगा ही तो है, दो स्विच होगा ना हीरो, हो गया ना अभी चालू। कैसे तुम लोग इंजीनियर बन गए यार तुम लोग, हाँ? अरे कैसा भी स्विच हो, अगर वहां पे 10 स्विच भी है तो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर ऑन कर लेना चाहिए तुम लोगों को, है क्या मतलब फिर मैथ्स का पढ़ाने का। ऐसे ये अब मैं लिख दूंगा 1 2 3 ऐसे। ते- तुम लोग जो मैथ्स पढ़ते हो ना उसको एक्टिवली स्टार्ट किया करो। चलें आगे। हम्म। आपको ये बताओ, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया होगा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, क्यों पढ़ाया गया है ऐसे ही, ताकि कल की तारीख में अगर आप अपना कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो कम से कम उसको देखकर कुछ तो याद आए कि हाँ हाँ ये पढ़ा था, किस लेवल पे बेस स्ट्रांग होना चाहिए, ड्रेनेज का प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है। और फिर शायद तक केमिस्ट्री भी पढ़ाया गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें स्केल स्केल कुछ पानी में जमा होता है, कितना कितना रेशियो है, वो पूरा कैलकुलेशन तो काम नहीं आएगा बट पता तो रहेगा ना कि क्यों पढ़ाया गया करके। इसीलिए, क्योंकि क्या हुआ था एक बार कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ये आप भी कर चुके हैं, ऐसे कि नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ पापा का हेल्प, ऐसा कुछ नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, सेकंड फ्लोर बना रहे थे, ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर थोड़ी ना हुआ, तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। तो इंजीनियर्स आगे कह के चला गया, फिर मैंने बोला पापा और भाई को, तो हम दोनों बैठे थे भाई और मैंने बोला ये ऐसे ही बनेगा तो ठीक रहेगा करके, कंस्ट्रक्शन भी वैसे ही करा है, इंजीनियर्स की नहीं सुनी पापा ने, तो हम दोनों भाइयों की बात सुनी और वो अच्छा है अभी यूज हो रहा है उस हिसाब से, स्पेस को यूज किया हम लोगों ने, वरना अभी भी वो स्पेस अनयूज रहता। और वो इंजीनियर्स को कितना हो गया था टाइम,
हो गया होगा 20 साल के आसपास, वो हमारा पुराना वाला घर भी बनाया था। ठीक है। तो एक्सपीरियंस कई बार काम अच्छा भी आता है, और कई बार अगर आपका इंटेलेक्चुअल ब्रेन बहुत शार्प है तो आप एक्सपीरियंस को भी हरा सकते हो। सेम क्लास में भी एग्जाम्पल देता हूं मैं। मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा पढ़ाने का, तो मेरे एक्सपीरियंस को भी आप बीट कर सकते हो, लेकिन तब जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो तब। यही चाहिए। हो गया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन लिखो। dz/dx इज इक्वल टू, एंड स्टार मार्क कीजिएगा, dz/dx प्लस ऑफ z/x इंटू log z इज इक्वल टू z/x² ln z का स्क्वायर, ln z उसका स्क्वायर। ये दो न्यूमेरिकल अच्छे से दिमाग में बिठा लो। एग्जाम्स में नहीं आया है अभी, हाल फिलहाल में मेरे पास सिर्फ ये दो ही वैरायटी रखी गई है। मेरे को बुक्स स्कैन करना पड़ेगा एक बार फिर से। These equations are now transformable to first order linear differential equation. किससे कंपेयर करेंगे इसको, या कर पाएंगे हम? वही सेम डिवाई बाई। तो यहां पे क्या लिखना चाहिए? प्लस पी वाई। तो पी जेड इज इक्वल टू क्यू, लिखो इतना। और फिर आगे लिखो, पी एन क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। पी एन क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। जेड कह लो या जी कह लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे बचपन में जेड डबल ई टीवी, जी टीवी, है ना? तो आप जेड कह लो या जी कह लो, बट मैं प्रेफर करूंगा जेड कहें हम। पार्ले जी। ऐसा हो जाएगा फिर तो। हो गया। पी एन क्यू आर द फंक्शन ऑफ जेड और कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट ना। यार क्यू को फंक्शन ऑफ एक्स बनाने के लिए आई शुड बी डिवाइडिंग द कंप्लीट एक्सप्रेशन बाई, चेक करो। अरे यार, बताओ ना। इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो जाके आपका क्यू क्या बनेगा, फंक्शन ऑफ प्योरली एक्स। नाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन बोथ एक्स एंड जेड बोथ। डिवाइड कर ले उससे। जब आप उससे डिवाइड करोगे तो आपका इक्वेशन क्या दिखाई देगा? 1/z आगे इंटू 1/ln z का स्क्वायर इंटू वॉट, dz/, अच्छी बात है, प्लस ऑफ ln z। दो बार ln z है, तो 1/x को बाद में लिखेंगे हम लोग। z से डेथ कैंसल आउट हो गया क्या? और क्या बचा फिर? और x नहीं बचा, तो 1/ln इज इक्वल टू, ये तो पूरा बढ़ गया, हट गया, और क्या बचा? लास्ट वाले क्वेश्चंस में क्या किया था हम लोगों ने? सब्स्टिट्यूशन किया था। 1/ln z को कुछ कंसिडर करें क्या हम लोग? 1/ln z को कुछ कंसिडर करें? हाँ, कंपैरिजन नहीं हो रहा है। चेक कर लेते हैं। 1/ln z को t या v ले लेते हैं इस बार, क्योंकि v, t, z, x, y यही सब वेरिएबल्स होता है जो अब मतलब टाइम डिपेंडेंट होता है, या एक्स डिपेंडेंट, स्पेस डिपेंडेंट। इसका आप डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पहले लॉग को ऊपर भेजें। जब लॉग को ऊपर भेजोगे तो ये होगा ना। अब इसको एक एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रीट करो आप। एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रीट करें उसको, तो एक्स रेज टू द पावर ऑफ -1, तो -1/ln z का स्क्वायर
ये हो गया एक्स रेज टू द पावर ऑफ माइनस, ऐसे करो ना, एक्स रेज टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ वन, इमेजिन करो उसको, तो -1/x² हो गया। तो उसको एल्जेब्रिक फंक्शन कंसिडर करके डेरिवेटिव ले लिया, तो वो पावर वाले का काम हो गया। अब एल एन जेड बचा, तो एल एन जेड का कितना हो गया डेरिवेटिव? 1/z, एंड यू आर डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू, कितना बचा इनटू, हाँ ये तो मस्त हो रहा है, dz/, और इधर पे कितना आया ये वाला, आपको तो बताया था अभी, dv/। अगर ट्रांसफॉर्मेबल नहीं हुआ तो मैं अप्रोच बदल दूंगा फिर। देखें यहाँ पे आगे, यार ये बताओ वहां पे माइनस है ना, तो उसकी पूरी की वैल्यू माइनस को उधर भेजो, तो 1/z दिखाई दिया, ओके गुड। आगे इंटू 1/log z² इंटू dz/dx, उसकी पूरी वैल्यू माइनस साइन के साथ कितना आ जा रहा है, तो -of dv/dx। अच्छा है, यहां पे 1/log z को क्या लिया था, तो ट्रांसफॉर्म करके क्या आ गया, +v/ इज इक्वल टू 1/x²। माइनस साइन को हटा दे क्या, बिकॉज कोफिशिएंट तो हम पॉजिटिव ही रखना पसंद करते हैं यहाँ पे। कितना आ गया फिर अभी ये, dv/-v/x इज इक्वल टू, तो अब बताओ अब सही है, अभी भी नहीं बन पाया क्या? हाँ तो बन गया, तो हो गया मेरा काम इतना ही था। ये दोनों न्यूमेरिकल में खास बात क्या है, सॉल्व करने के बाद बताऊंगा मैं। और ये दो न्यूमेरिकल का ना स्टैंडर्ड स्टार मार्क कर लेना बेटा, दे आर नॉट एग्जाम काइंड ऑफ क्वेश्चंस। So these two are the equation which can be transformed to first order लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। प्लीज मेरी बातों को सुनो, और एनसीईआरटी का 11th 12th में जितना कैलकुलस है ना, सॉल्व एग्जाम्पल वाले उतना कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको, मजा आ जाएगा। उसके बाद कभी भी मैथ्स में ऐसा ना, ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है? और आप इतना नहीं करोगे तो मान लो किसी वजह से आप आईटी पहुंच गए, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है, फिर वहां जाके स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, इसलिए बेहतर है अभी स्ट्रगल कर लो। और मैं एनसीईआरटी कह रहा हूँ कि उसमें टाइम कम लगेगा। आर डी शर्मा कह रहे थे, तो फिर तो ए दास गुप्ता भी कहूंगा मैं, फिर मैं ऐसे। तो हम यहाँ पे तो सीखना है ना, और टाइम कंस्ट्रेंट भी इंपॉर्टेंट है।
ये हो गया इतना। सॉल्व करना है आगे तो बताइएगा। हो गया। देखो बेटा, सॉल्व हो जाना चाहिए क्योंकि पिछली क्लास पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे आपको, जो कि ट्वेल्थ क्लास का था, और फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो अगर आप नहीं बन रहे तो ये आपका प्रॉब्लम है, बहुत पढ़ा है मैंने अभी। आगे चलें। लिखो, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो आप। द लास्ट टू क्वेश्चंस व्हाट वी हैव सॉल्व, which we have solved, the last two questions which we have solved is of the form, is of the form dy by dx। देख लेते हैं हम लोग, x ही तो होगा। बट फॉर्म अगर याद है तो वो अच्छा है, नहीं याद है तो फिर रिलेट करना आना चाहिए। यहां पे देखना, इधर वाला जो कोइफिशिएंट था ना, ये वाला, वो उसका डेरिवेटिव था। हो गया। एक फर्स्ट ऑर्डर में एक और बस रह गया हमारे पास, बर्नौली, और बर्नौली एग्जाम पे अब तक नहीं आया। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशंस तो नहीं आया है तो नहीं कराऊंगा, ऐसे नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं आया है तो भी मैं कराऊंगा। क्लियर हो गया। चेक कर लो इसको। इधर का जो कोई फंक्शन को हम टी अभी लेते थे, यहां पे है ना। अरे भूल गए आप लोग, क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी आमिर खान। एफ ऑफ वाई कुछ लो, टी वी कुछ भी लो, बताओ क्या लेना है। टी। तो फिर एफ डैश ऑफ वाई, सही है ना इतना। अच्छा, आगे 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 बताना, मैथ्स यहां पे भी आना चाहिए, अप्लाई करना। इनटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या कर रहे हो, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यही अप्लाई कर रहे थे हम। अब एक हफ्ते दो हफ्ते में मैं लिख के दे रहा हूं, भूल जाओगे आप लोग। तो अब याद कैसे रखना है वो आप जानो, रिवीजन बार बार करो। एंड नेक्स्ट वन, यू शुड बी एबल टू लर्न दिस फॉर्मेट। वैसी बर्नौली का भी होगा, उसको भी देख लेंगे हम। हाँ बिल्कुल होता है बेटा। मैथ्स वो एमएससी वाले एस्पिरेंट करते हैं, लेकिन हम लोग इंजीनियर्स हैं ना, तो हमारा काम अप्लाई करना होता है। हाँ सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो एमएससी जेआरएफ स्टूडेंट है ना, उनको तो नहीं पढ़ाए हूँ, बट मैं जानता हूँ कि उनका कंटेंट कैसे रहता है। उन लोग एप्लीकेशन के बारे में कम बात करते हैं, बल्कि वो एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं। अब क्या है ना, ये तो हमारी लाइफ में नहीं आएगा, बट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का आएगा, जो मैंने करके भी बताया था। आरएल सर्किट, आरसी सर्किट। चलें आगे। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सॉल्व करो इसको। लिखो, फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा है, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू टू एल एन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ओ एक्स है। चीजें खत्म नहीं हुई अभी, लिखना है आपको।
अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर दो गेट एग्जाम का। सर मैं तो अक्टूबर में पढ़ूंगा, नहीं होगा एग्जाम फिर। अगर हम एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल, ट्रिपल आईटी से होते हैं, ट्रिपल आईटी तो कर गेट एग्जाम के बाद ही जाएंगे, हाँ ट्रिपल आईटी बीटेक में भी चले जाते हैं हम लोग, पहले से होते तो हमारा स्टैंडर्ड या लेवल ऑफ थिंकिंग कुछ और होता। ठीक है, तो वहां पे उस टाइम पे अब अक्टूबर में प्रिपरेशन चालू करोगे तो एग्जाम हो जाएगा। जबकि आप आसपास के कॉलेज से हो जिसका कोई भी ढंग से एग्जिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक टाइम चाहिए होगा। तो आप लेट मत करना प्रिपरेशन करने में। मतलब क्लास अटेंड करने के बाद घर में भी बैठकर पढ़ना है जितना हम पढ़ाएं आपको। ठीक है, आगे लिखो। एट वाई इन ब्रैकेट वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब मैंने इसको पढ़ना भी सिखाया था, याद है? नाउ वाई इन ब्रैकेट वन इक्वल टू, तो इसको मेरे को समझाओ क्या लिखा है। वाई इज जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू, एंड सर्टेनली वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी समझो आप। और दिख भी रहा है कि y इज डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट। x की जो वैल्यू रखोगे उसके मुताबिक y आएगा, ना कि y की वैल्यू के मुताबिक x आएगा। तो y इज इक्वल टू जीरो प्रोवाइडेड x इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू जीरो। आगे लिखो, देन कैलकुलेट y ऑफ e, देन कैलकुलेट y ऑफ e इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नाउ राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शंस। लिखो वन इज ए ऑप्शन, ए ऑप्शन वन है, बी ऑप्शन ई है, सी ऑप्शन वन बाई ई है, और डी ऑप्शन वन बाई ई स्क्वायर है। वन ई, वन बाई ई एंड वन बाई ई स्क्वायर। सॉल्व करो।
आंसर बताओ। 1/, बस हो गया इतना। यही करेक्ट आंसर। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो बताओ, देखते हैं एक बार। सॉल्व करना है। ये किस फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है? dy/, आगे, प्लस py इक्वल टू। बट बिफोर दैट इफ यू प्रोसीड, द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? यहाँ पे। इसको भी 1 बनाओ। बाई डिवाइडिंग बाई, डिवाइड करो, वो इक्वेशन वही आ जाएगा। dy/, 1/x² से डिवाइड करो, दैट मीन्स 2 इंटू वाई बाई एक्स आ रहा है क्या? तो 2y/x। x² से डिवाइड करोगे वो तो कितना आ जाएगा? 2 ln ऑफ, डिवाइड बाई x³। अभी ये फॉर्मेट सही है। dy/dx प्लस py, तो p कंपेयर करने से आपको दिख कितना रहा है? p 2/q इज अ फंक्शन ऑफ x बोला था, हाँ। दिख रहा है q इज अ फंक्शन ऑफ, और कांस्टेंट भी चलता है। तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइड बाई कितना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया सबका। e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ pdx कितना आ गया फिर? e⁻⁴ ऑफ 2 को बाहर करो, 1/, इंटू 2, e⁻⁴ हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x हो गया, मॉड ऑफ x को हटा दो, कितना आ गया ये? अब सॉल्यूशन इज गिवन बाई, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो वहां पे कितना आया था? तो ये आ गया x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q वो पूरा है क्या? वो नहीं है, ये है। इंटू x² करोगे तो 2 बचेगा, 2 तो मतलब नहीं है लिखने का, 2 को बाहर कर दो ऐसे। फिर नेचुरल लॉग ऑफ x² का मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया? इंटू, प्लस सी, ये लैम्डा जो मन करे वो लो। मैथ्स है तो सी भी ले सकते हो आप। ऊपर वाले को टी लेना, लॉग एक्स को। तो इतना तो है ना, p/q वाला बचपना वाला। देखो स्कूल लाइफ का तो याद करना पड़ेगा। हम लॉग एक्स को क्या ले? लॉग एक्स को क्या लेते हैं? टी ले लो। तो 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? dt। तो पूरा सॉल्यूशन बताओ उसका। उधर कितना दिख रहा है? इंटू, इज इक्वल टू, 2 सही है। फिर आगे कितना आ जा रहा है? dt/t, ln t। तो कितने, 2 बार लॉग आ रहा है क्या? कहां पे? अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी है। और 2 तो बाहर है ही ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये था अभी, टी डी टी। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना आया? t² बाई 2 प्लस, कुछ कैंसल आउट हो गया, तो x² y इज इक्वल टू, बताओ कितना है? t की वैल्यू बताओ। ln x का प्लस, y चाहिए ना हमको। y इज इक्वल टू ln x, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई, ये तो एक काम करो, यहीं पे वैल्यू रखो ऊपर वाले में, जिससे अनवांटेड डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। पहला वाला कंडीशन बताओ क्या गिवन है? व्हेन x इज 1, x को 1 रखो, पुट x इज इक्वल टू 1। y कितना है उस टाइम पे? तो y को 0 रखो तो 0 हो गया। x को 1 रखो, मैंने ग्राफ पढ़ाया था log का, तो log 1 0 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? रख दो वापस, तो इक्वेशन आ गया
एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। किस वैल्यू में पूछा है अभी? एक्स की वैल्यू ई रखें तो ये ई स्क्वायर हो गया, इक्वल टू नहीं, इनटू वाई इज इक्वल टू ये लॉग ऑफ एक्स, एक्स कितना वहां पे, लॉग ई। पढ़ाया था आपको ग्राफ, इसलिए पढ़ाया था ग्राफ। लॉग ई कितना होगा, नेचुरल लॉग ऑफ ई विद बेस ई, और ऑब्वियसली नेचुरल लॉग कह रहे हो तो ई क्यों कह रहे हो, वन बोलो। अब ये न्यूमेरिकल आपके आसपास जो ट्वेल्थ पढ़ रहा होगा उसको दे देना, जिसने ट्वेल्थ पास किया होगा वो भी बना लेगा, आप भी बना ले रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। हो गया। हम्म। तो ऑप्शन बदलता ना बेटा उस हिसाब से, अगर कुछ और दे देता, इनिशियल कंडीशन बदल देता, तो फिर ये आंसर थोड़ी ना है। ये आंसर तो जानते हैं हम लोग ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन उस इनिशियल कंडीशन के लिए ही डिफाइंड है, चेंज करोगे तो आंसर बदलेगा। हो गया। हेडिंग लिखो फ्रेश पेज में, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बोर्ड पे देखो। देखो सारे सब्जेक्ट पढ़ाने का अपना एक एंटरटेनमेंट तो है ही, तो ये बता देता हूँ कि हमें क्यों जरूरत पड़ रहा है। तो हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, हमें क्यों सेकंड ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, मैथ्स में तो है बट मैथ्स का एप्लीकेशंस क्या है उसको देखो। आप ये बताओ इनकमिंग करंट क्या है अभी ऊपर वाले नोड में, आई एस, एंड इनकमिंग करंट इज ऑलवेज नेगेटिव।
उधर भेज दिया इक्वल टू के साइन के, ये तो माइनस लिखो आप। वी आर वी एल वी सी सब बराबर है, मैंने क्लास में कई बार शायद ऐसे हाथ को मूव किया होगा, है ना। वोल्टेज क्या है, सेम है। और सारा वोल्टेज किसके बराबर है, देखो तो जो करंट आया वो नेगेटिव था तो उधर भेज दिया इक्वल टू के साथ। अब मुझे ये वाला करंट बताओ, बट मैं मेंशन कर दे रहा हूं पहले बोर्ड पे देखो। ये वाला करंट मैं कह रहा हूं आई छोटा आर बड़ा, अपनी मर्जी से कुछ मत लिख देना। आगे एल में करंट देखो, आई छोटा एल बड़ा, इंस्टेंटेनियस बिकॉज ऑफ टाइम डिपेंडेंसी, परफेक्ट। कैपेसिटर में करंट बताओ, आई छोटा सी बड़ा, कितना करंट आया उतना, कितना करंट बाहर जा रहा है आई आर बाहर जा रहा है प्लस आई एल बाहर जा रहा है प्लस, और अगर आप ये भी कहते हैं ना सर सारे बाहर जा रहा है तो भी सही होता, बिकॉज ऑफ एल्जेब्रिक सम। कितना करंट आया ऊपर वाले नोड में, कितना करंट बाहर गया, आई एल प्लस आई आर प्लस आई सी बाहर गया। ये तो डीसी दिख रहा है, देखो डीसी दिख रहा है कैपिटल, ठीक। ओम्स लॉ यूज करो और मुझे आई आर बताओ, जबकि मैं जानता हूं मेरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी आर है, तो मैं वी आर से बेहतर वी लिखना पसंद करूंगा। ये वोल्टेज है तो वी बाई क्या लिखोगे आप, आर, ये ओम्स लॉ है। आईएल का फॉर्मूला अभी बताया था क्लास में आज, फिर तो फॉर्मूला बताने के लिए थोड़ी 30 मार्क खाऊं मैं, वो तो आपको पता होना चाहिए। चलो बताओ आईएल कितना होता है। हाँ उल्टा सीधा सब जो भी, उल्टा सीधा मतलब पेल मेल बोलो कुछ भी कर दो। अरे आई एल बराबर 1/L इंटीग्रेशन वी एल, वी एल तो ये वी एल है तो वही तो ग्रीन के बराबर है, वी डी टी, वाह। प्लस अब आईसी बताओ, नहीं याद आएगा फॉर्मूला एग्जाम पे, कदो ऐसे करोगे तो। हाँ, कॉन्फिडेंस कहाँ गया, देखो ना छपरियों के पास कितना कॉन्फिडेंस रहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो तो, ठीक है। तो वो कौन, वो हमको तो हमारे फील्ड में चाहिए, हम बाकी फील्ड में कॉन्फिडेंट ना हो लेकिन हम अपने फील्ड में तो हो जाए। ये दिख रहा है अभी, इसमें इंटीग्रेशन टर्म है, एक बार इंटीग्रेशन का टर्म आया तो इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे हम। क्या नाम है इसका, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ इंटीग्रो, हाँ यही है, अलेक्जेंडर सडोको में मेंशन किया, बट पॉइंट ही मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, देखो ऊपर क्या लिखा है। हाँ तो ऐसे, आगे देखो, डिफरेंशिएट करें इसको, आप डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही करोगे, सब टाइम के रेस्पेक्ट में बदल रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन बताओ, कांस्टेंट है वो जीरो, और 1/r अलग हो गया, इनटू क्या, डीवी बाई dt, अरे कहिए ना अभी, प्लस इसको डिफरेंशिएट करो तो सिंपली v बचा और इधर r, l बचा, ये एक बार हो ही चुका था, तो c इनटू क्या, d2v बाई, लिखने का मौका दिया जाएगा बट पहले बोर्ड पे देखो। सर मैं लिख लूं तो, नहीं लिखना, बाद में लिखना। क्या छूट गया बेटा, d2v बाई dt स्क्वायर, एक बार हम उसके कोइफिशिएंट को 1 करें तो ये आ गया d2v डिवाइड बाई वॉट, प्लस ऑफ 1/c से डिवाइड करो, इनटू क्या, dv बाई dt, आगे प्लस v बाई, अगर जजमेंटल नहीं होगे तो आगे करूंगा मैं, क्या बन गया ये। और हायर ऑर्डर का मतलब हमारे सिलेबस में सेकंड ऑर्डर ही है, इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेटवर्क थ्योरी चालू होगा, मैं यहां पे जाके मैं तो बोलूंगा, मैं तो बैठूंगा चेयर पे उधर, मेरा काम हो गया, मैं नहीं सॉल्व करूंगा उसके आगे, क्योंकि मैं इतना क्यों पढ़ा रहा हूं फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। आ गया समझ में। तो ये क्या बन गया अभी, सेकेंड ऑर्डर। और जब स्टार्टिंग में हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था तब हमने ये कहा था सेकेंड ऑर्डर हो या फर्स्ट ऑर्डर हो या जीरोथ ऑर्डर तो पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर पढ़े हम, सेकेंड ऑर्डर पढ़े, थर्ड ऑर्डर जरूरत नहीं पड़ेगा, बट फिर भी
तो जितना ऑर्डर है उतना नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट है। कॉपी में लिखा है जितना ऑर्डर है उतना ही ऑर्डर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट है। आप इस सर्किट में देखो कितने स्टोरिंग एलिमेंट है। तीन है, तीन स्टोरिंग एलिमेंट है। एक खुद को इंक्लूड कर रहे हो क्या? एक एल है और एक सी है। नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट बताओ, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन बताओ। बट हमारे सिलेबस में लीनियर ही बनेगा। हमारा फोन लीनियर सर्किट है या नॉन लीनियर? जैसा इनपुट दोगे उसके हिसाब से काम करता है। जितना इनपुट दोगे उसके हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से नॉन लीनियर बिहेवियर नहीं शो करता। इमेजिन करो वॉल्यूम का बटन एक बार प्रेस किया तो दो बार बढ़ जाता है क्या? ये तो फिर फॉर्मेट डिसाइडेड होगा, एक इनपुट में दो बार शिफ्ट करेगा, फिर दूसरे इनपुट में चार बार शिफ्ट करेगा, तीसरे इनपुट में छठवीं बार शिफ्ट करेगा। तो जैसा इनपुट देते हो आपका फोन वैसे ही काम करता है। जितना एनलार्ज करोगे इमेज उतना ही एनलार्ज होगा। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा किया तो 10 टाइम्स हो गया, है ना? फिर वो कहेंगे हम, तो हमारा फोन इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। और हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आ गया समझ में? ठीक है, अब अगर आप पेशेंस लेवल रखोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर मैं तो काम हो गया फिर। लिखने का टाइम दूंगा मैं। सर लिखने का टाइम नहीं दे रहे हो आप। लिखने का दूंगा ना बेटा, बट पहले समझो तो सही कि इंटरेस्टिंग चीज क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। देखें आगे, कितना करंट आ रहा है? आई एस कितना बाहर जा रहा है? ये कैपिटल लिख रहा हूं मैं, तो कैपिटल लिख रहा हूं मैं मतलब प्रूफ हो गया कि ये डीसी है। तो डीसी ट्रांजिएंट का न्यूमेरिकल अभी हाल फिलहाल में। तो यहां पे कितना था? आई आर। देखो कितना रिप्रेजेंटेशन बदल दिया। और यूट्यूब का एरर बता देता हूं मैं। पढ़ते हो ना बहुत, वहां से पढ़ो। तो उन लोग ऐसे लिखते हैं मस्त, लाइफ एकदम चिल है। कांस्टेंट बता रहे हैं उन लोग, सब कांस्टेंट सॉल्व क्यों कर रहे हैं साले? समझ में? वो साले मतलब वही उन्हीं लोग। अब समझ में आ गया? सही लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा है। मैं चाहता हूं इस बार मेरा डिफरेंशियल इक्वेशंस आईएल के फॉर्मेट में हो। और जब मैं पहले सॉल्व कर रहा था तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे मान ले, कैपेसिटर का वोल्टेज है। बट इसमें एडवांटेज मिल गया था हमको, अपर हैंड जिसको हम कहते हैं एडवांटेज और अपर हैंड, कि कैपेसिटर का वोल्टेज है। देखो यहां पे मैं ऐसे अगर लिख दूंगा तो गलत नहीं है, डी टू वी सी बाई डी टी स्क्वायर प्लस वन बाई आर सी डी टू, सॉरी डी वी सी बाई डी टी प्लस ऑफ वी सी बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो। ये सही है इतना? सर बट उसके आगे वी एल वी सी वी आर सब बराबर है। तो परफेक्ट। क्या मैं इसको ये कह सकता हूं ये वोल्टेज करंट सोर्स का है? नहीं सर मत कहो। अबे क्यों नहीं कहूंगा मैं? क्या ये जो वोल्टेज है वही एल वही आर वही सी और वही आई एस का है? ठीक। अभी ये क्या है? इस इक्वेशन का नाम बताओ। इस इक्वेशन का नाम तो बताओ। केसीएल। सेटिस्फाई हो गया? मुझे कुछ भी करके ना आईएल को नहीं हटाना है, आईएल के फॉर्म में लेकर आना है। जैसे पिछले वाले इक्वेशन पे मैंने कैपेसिटर का वोल्टेज ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। तो आईएस में तो प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे बदलना होगा इसको, आईआर को। तो आईआर को मेरे को पता ही है कि मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा, बट कम से कम ये तो लिख पाऊंगा वी बाई आर, क्योंकि और तो कुछ लिख नहीं पाओगे। आईआर को निकालने का एक ही तरीका है दुनिया में। प्लस आईएल को मत चेंज करो। आईसी कितना होता है पहले ये बताओ। आईसी को मैं इतना ही लिखूंगा क्योंकि क्यूब का मतलब नहीं है, तो सी इंटू डीवी बाई डी टी। पक्का इतना? यहां तक तो चल रहा है। फाइन फाइन फाइन, मैं इसको नहीं चेंज करना चाहता, मुझे चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन आईएल का। सुनाई दिया? तो वी हटाना पड़ेगा। तो सारे वी को लिखते हैं एक बार। वी एल जो है वही वी सी है, वही क्या है? कारण बताओ। केवीएल। केवीएल में वोल्टेजेस क्या होता है? ये वाला वोल्टेज क्या है? साला आधी जिंदगी ऐसे ही करने में जाएगा वो, और थोड़ी जिंदगी जो बच गई है वो पैसिव कन्वेंशन में जाएगा। और ये क्या है? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, कारण बताओ। केवीएल, है ना? हम्म। और वीएल का फॉर्मूला बताओ। वीएल कितना होता है? आई एल इज इक्वल टू वन, वन बाई एल होता था। तो वीएल कितना होता है? एल इंटू डी आई एल बाई डी टी। बस पहले ये एग्री करो वहां पे सारा वोल्टेज बराबर है।
सारा वोल्टेज वीएल है, वही सब वीसी है, वही सब वीआर है, सब वही है। तो उसमें मुझे प्रॉब्लम क्या है उसको वीएल ट्रीट करने में? सब तो बराबर है। क्यों, क्या वो वोल्टेज वीएल है? तो फिर मैं बोल रहा हूँ क्या वो वोल्टेज वीसी है, और क्या वो वोल्टेज वीआर है, और वही सोर्स का भी करंट है, क्योंकि सब के सब पूरे कंपोनेंट किस में है? तो आप अपना बता थॉट, ये मैं मजा तब आ जाएगा जब मैं सारे वी को हटा दूं, और वी को हटाना किस फॉर्म में हटाना है? ऐसे हटाना है। तो सारे को मैं वी ट्रीट करूं, आई एस इज इक्वल टू, वो वीएल है ना, ये वीएल है ना। हाँ, तो रखो उसको यहां, एल बाई आर इंटू डी वी, माई मिस्टेक, डी आई एल बाई, ओके गुड, प्लस आई एल कितना है? हाँ आई एल कितना है? आई एल ही है, उसको मत चेंज करो। प्लस ये वी है ना, उठा के यहां रखना। और जैसा मैं लिख रहा हूं ना बेटा, ऐसे ही लिखना है आपको अपनी कॉपी में। इसको उठा के यहां रखो। तो एल क्या है? कांस्टेंट, बाहर निकालो। सी एल, तो एल सी लिखें। सी एल अजीब लग रहा है, कैजुअल लीव टाइप लग रहा है, तो एल सी। और क्या, सी एल आप अपने पापा से पूछो, पापा सी एल मिला आपको? हाँ यार नहीं मिला बोलेंगे, सी एल कैजुअल लीव। तो एल सी सी है, यहां रखो। ये डी बाई डी टी और ये डी बाई डी टी, एलजेब्रा कितना आ गया? डी टू आई एल एज अ फंक्शन ऑफ होल स्क्वायर। ट्राई करना है हम कोइफिशिएंट को वन रखें। तो डिवाइड कर लो, क्विक, कितना आ गया? डी टू इंडक्टर करंट डिवाइड बाई, इधर इससे डिवाइड करो, इसको एलसी से डिवाइड करो, तो कितना आ गया? वन बाई इंटू डी आई एल बाई, आगे प्लस आई एल बाई इक्वल टू आई एस बाई एल सी। थोड़ा तो कॉलेज में पढ़ा होगा यार, तब पूरी तरह इग्नोर तो नहीं कर सकते आप। वहां से देखो, कॉलेज में हमारी टीचर लिखती थी एम स्क्वायर प्लस एम बाई आर सी प्लस वन बाई, यहां टीचर देखती ही नहीं थी कभी भी, लेकिन वो नहीं बता पाएगी, पाएगा, वटेवर। इधर चलें, इधर, यहां लिखूं, लिखो एम स्क्वायर प्लस एम बाई प्लस, इस टॉपिक को ऐसे सॉल्व करने में फिजिक्स वालों को अभी 5 साल लगेगा, जो भी कराया हूं मैं। अब मैसेज क्या है उसको ध्यान से सुनो। सर्किट ये है ना, कि ये फोर्स्ड है, फोर्स जो सर्किट को ड्राइव कर रहा है। क्या लिखूं मैं अभी के लिए? अभी के लिए बस जितना सीख सकते हो सीखो। मैंने बोला था ना आपका कंपटीशन किससे है? वेरी गुड, और एक टाइम पे मेरे को ही पीछे छोड़ना है। समझ में आया? ये होना चाहिए मोटो, सर को तो पीछे छोड़ेंगे। डीसी, डीसी फोर्स्ड, फोर्स डीसी बोल रहा हूं मैं, डीसी फोर्स। ये ऐसा मत सोचना कि सर कुछ भी शब्द यूज कर रहे हो आप, हर शब्द बुक में अवेलेबल है और बुक यहां पे फीडेड है। तो डीसी फोर्स है, ठीक है। अब कंट्रोल सिस्टम याद करो जिन्होंने पढ़ा है, फोर्स फ्री रेस्पॉन्स, नेचुरल रेस्पॉन्स, और एक फोर्स्ड रेस्पॉन्स था, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स और जीरो स्टेट रेस्पॉन्स। ये हम जो निकाल रहे हैं ना, वो ये निकाल रहे हैं, जीरो स्टेट रेस्पॉन्स। हो गया। और अगर मैं उसको हटा देता हूं, इमेजिन करो मैं आईएस को हटा दिया, तो फोर्स फ्री हो गया, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स निकाल रहा हूं। और इसी को आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ोगे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, जिसमें एल का ह्यूज एप्लीकेशन होगा। लेकिन पॉइंट ये उतना भी नहीं है। अब ये बताओ, इस पूरे सर्किट का डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज इज सेम एज डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टर करंट। सर्किट का इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदला। देखो अभी भी वही है, और अभी भी क्या है? वही है। हो गया। और ये है हमारे लिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक सर्किट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदलेगा, ठीक है। अब इमेजिन करो, हम डिफरेंशियल इक्वेशंस इंडक्टर की करंट का बना नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल जा रहा है।
और बना लिया किसका, कैपेसिटर की वोल्टेज का। फाइन। तो दोनों बराबर होगा। तो आज के बाद से ना जब भी हम नेटवर्क थ्योरी पढ़ेंगे तो इसको एक बार वेरीफाई करेंगे हमेशा। एक बार नहीं, कई बार। अब इस न्यूमेरिकल में एक बार मैं बता देता हूँ क्या पढ़ रहे हैं हम। ऊपर देखो, ये मैथ्स है, नेटवर्क थ्योरी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैथ्स की बुक में एप्लीकेशन दिया हुआ है, बट उसमें केसीएल केवल का एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ है। अब इसको देखो, ऊपर पढ़ो हेडिंग। हायर ऑर्डर में मतलब हमारे लिए लिटरली बता रहा हूँ, थर्ड ऑर्डर आएगा। अगर थर्ड ऑर्डर आया तो ये आएगा इधर। यहां पे थर्ड ऑर्डर लिख देगा, लेकिन मैं कह दे रहा हूं एक्सपीरियंस के हिसाब से यहां पे जीरो रहेगा थर्ड ऑर्डर में, क्योंकि थर्ड ऑर्डर उसमें सिर्फ सीएफ निकालना होगा। हमारे लिए हायर ऑर्डर का क्या मतलब है, सेकेंड ऑर्डर। और सेकेंड ऑर्डर हमारे सिलेबस में है कहाँ कहाँ पे, नेटवर्क थ्योरी में है, एनालॉग में है, कंट्रोल सिस्टम में है। हो गया, सिग्नल सिस्टम में भी है। ओके फाइन। कितना करंट आ रहा था, बाहर गया आईआर, बाहर गया आईएल, बाहर गया आईसी, सही है इतना। नेक्स्ट वन, वीसी बोलो, वीएल बोलो, वीआर बोलो, वीएस बोलो, सब क्या है, सेम। तो आईआर बेटा रेजिस्टेंस का करंट, दुनिया में एक ही लॉ बना है आज तक, दूसरा बना ही नहीं। रेजिस्टेंस में करंट निकालने का तरीका या वोल्टेज निकालने का तरीका। तो करंट निकालो इसमें तो वोल्टेज बाई आर। करंट निकालो आईएल में, आईएल का फॉर्मूला होता है 1/L इंटीग्रेशन वीएल dt। आईसी क्या होता है, सी इंटू, सब बराबर है। तो मैंने क्या किया पता है, इसको लिखने के बाद यहां तो टेंशन ही नहीं है, एक बार डिफरेंशिएट कर लो, कांस्टेंट का कितना आया, हो गया इतना। तो इसको अरेंज करके ऐसे लिख दिया, कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया। यही हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है। फाइन। रेड कलर से क्या लिखा गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सब लिखाया जाएगा, बट अभी तो आपको एग्जांपल दिया गया कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, खास कारण तो बताओ। आगे देखो, ऊपर वाला जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो क्या है, केसीएल। जितना करंट आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा। ठीक है, आईएस डीसी करंट है इसलिए कैपिटल लिखा हुआ है। आईआर क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस का करंट इज गिवन बाई ओम्स लॉ। कितना आ गया, वी बाई। इसमें ऐसा एमीबा टाइप से क्यों बना है, ये बताने के लिए कि इसको मत चेंज करो, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन करंट के फॉर्मेट में चाहिए। तो आईसी को लिखोगे यही। तो अब ये V और वो V सब बराबर है, वही VL है, वही VC है, वही VR है। और हम चाह रहे थे IL के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो। तो आपको लगेगा सर आप वहां के बाद से यहां क्यों गए। बेटा अगर मैं VC लिखूंगा तो 1/C इंटीग्रेशन IC आएगा। तो मेरे पास दो ही तो ऑप्शन है, दो ही चीज क्लियर करेगा, या तो C में लगाओ या तो L में लगाओ। तो ये जो V है, वो जो V है, क्या वो कैपेसिटर का वोल्टेज है, हाँ। क्या वो इंडक्टर का वोल्टेज है। लेकिन फिर आप इसको क्यों लगा रहे हो, अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो कैपेसिटर का लगाऊंगा, तो IL थोड़ी ना आएगा, IC आएगा। और मुझे क्या चाहिए था, तो इस V को मैंने लिखा LdIL/dt, रख दिया वहां पे। और रखने के बाद सिंप्लीफिकेशन है। फाइन। देखो जाके कहां पे जाके टर्मिनेट हो रहे हैं हम लोग। वी आर क्रिएटिंग नाउ सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी तो है, लीनियर है या नहीं है, लीनियर नहीं है, सेकेंड ऑर्डर बट डिग्री 1 है भाई। तो कराया था तो क्लास में, ऐसा होता तो गलत हो जाता। अब बताओ डिग्री कितना है, ऑर्डर। और भाई 10 क्वेश्चन कराने के बाद ऐसे कर रहे हो तुम लोग यार, 10 क्वेश्चन मतलब जानते हो बहुत करा है मैंने। ऐसे ही करो तुम लोग, पढ़ो मत। क्या दिख रहा है ये, सेकेंड ऑर्डर, डिग्री बताओ 1। और हम यही पढ़ रहे हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बट लीनियर। हो गया, स्टार्ट राइटिंग एंड टेक टाइम। पता है ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा वही कर सकता है जो मैथ्स भी पढ़ा रहा है, जो नेटवर्क भी पढ़ा रहा है, जो सिग्नल भी पढ़ा रहा है, जो कंट्रोल भी पढ़ा रहा है, जो एनालॉग पढ़ा रहा है, वही बाद में यही फिल्टर बनेगा। और ऐसा मैं ही हूं बस। तो ईएमटी छोड़कर बाकी सब पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। अब आप ये मत कहना सर पावर सिस्टम पढ़ाओगे क्या करके, नहीं, पावर सिस्टम विष्णु सर पढ़ाएंगे। सब पढ़ाऊंगा बोल रहे तो सब कुछ पढ़ा ऐसा हो जाएगा। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पूरा पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिकल वालों को जो कॉमन 6 सब्जेक्ट है हमारे वो। अगस्त मंथ से आपकी क्लास 6 घंटे की होगी मॉर्निंग में। अगस्त मंथ से आपकी क्लास 6 घंटे होगी, मतलब 6 सेमेस्टर का एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिकल्स, तो क्लास 6 घंटे की होगी बस। नो इफ बट कुछ भी नहीं।
सबके लिए। मॉर्निंग मॉर्निंग और शाम को और अटेंड करना है भाई। शाम को अटेंड करना है आपको कोर। तभी तो हम सिलेबस को टाइम पे पहले खत्म कर लेंगे। 6 घंटे का मतलब 6 आने और जाने में, क्लास इन से लेकर एग्जिट करते करते आपको 6 घंटे होगा, मतलब 5.5 घंटे की क्लास चलेगी और आधे घंटे का ब्रेक होगा। और अगर मेरे पास कोई आया कि सर नहीं मैं नहीं बैठ पा रहा हूं, फिर मैं कहूंगा गेट लॉस्ट। क्योंकि फिर मैं मजबूर हूं, बिकॉज आई हैव टू टेक दिस स्टेप टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम। और आप कहीं पे भी चले जाओगे इतने मंथ में, ऐसे ही पढ़ सकते हैं हम। और जिन लोगों ने सिग्नल पढ़ा है बट कॉन्फिडेंस नहीं आया है, सिग्नल रिपीट कर लेंगे। कंट्रोल पढ़ा है, कॉन्फिडेंस नहीं आया, रिपीट कर लेंगे। और एक चीज और प्लीज मेरे को फ्री रखना कल की तारीख में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन को लेकर, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आपका काम है, आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बने तो आप सॉल्व करें। स्टार्ट राइटिंग। यहाँ तक लिखना होगा तो बताना, अगली पेज में चलेंगे, बट पहले यहाँ तक पहले आराम से लिखो फिर। कॉपी की साइज नेक्स्ट टाइम पे बढ़ा देना बेटा, इतनी छोटी कॉपी में मत लिखना। वो देखो ना, पीछे देखो पेज, वैसा ठीक रहेगा। और लाइनिंग वाला थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि सर्किट बहुत होगा, मैथमेटिकल बहुत होगा, इसलिए। और कॉपी की विड्थ विड्थ अगर बढ़ सकता है तो ले लो, नहीं तो फिर ये वाली साइज ठीक है। हो गया। चलें आगे, इतना हो गया होगा। लिखना हो गया। ये जो डेप्थ है ना, ये सब जो हम अभी कर रहे हैं, ये गेट के आगे है, आगे का डेप्थ है। इस जरूरत नहीं पड़ेगा गेट एग्जाम्स में, ट्रांजिएंट में खासकर, बट फिर भी पढ़ना है क्योंकि इससे बाकी सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गए आपके। And remember, this is not network theory. Instead, this topic is representing application of higher order derivative in network theory. Application of higher order derivative in network theory.
और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये नहीं सोचेंगे कि हमारी शाम को कोई क्लास नहीं होगी, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी अक्टूबर मंथ में स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। ये हो गया इतना। ये बताओ ये सेकंड ऑर्डर ही क्यों बना? एग्जैक्टली दो स्टोरिंग एलिमेंट है इसीलिए, तो इन बातों को लिखो, पहले पहले बोर्ड का लिख लो। द डिफरेंशियल इक्वेशंस, जल्दी लिखो बेटा। उधर वाला भी लिखना ना, रेड। द डिफरेंशियल इक्वेशंस इज ऑफ सेकंड ऑर्डर in bracket we are having two storing element. The differential equations is of second order. In bracket we are having two storing element. We are having two storing element. हो गया इतना? ये नहीं बदलने वाला। सिग्नल सिस्टम में क्या होगा वो भी सुन लो, जब होगा तब, अभी सिर्फ सुन सुन के रहना है। समझ में आया? उसमें क्या होगा ना, सर्किट में दो इंटीग्रेटर या दो डिफरेंशिएटर या एक इंटीग्रेटर एक डिफरेंशिएटर आएगा। बस याद रख लेना, जब वो आएगा तो फिर रिकॉल करवाऊंगा, देखो हमने बताया पहले आपको। इसीलिए हर बात को रिटेन करना स्टार्ट कर दो लॉन्ग टाइम तक। सिग्नल सिस्टम में भी सेकंड ऑर्डर आएगा, वहां पे ना इस करके साइन रहेगा दो इंटीग्रेटर का, तो समझ जाना सेकंड ऑर्डर ही बनने वाला है। हो गया। अब पॉइंट ये है कि हम जब मैथ्स पढ़ते हैं ना तो देखो कितना अच्छा होता है। अगर मैं ये कहूंगा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का, उसको सॉल्व करना है पूरी तरह, पूरी तरह मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं बोल रहा हूं मैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ। तो ये बताओ कितने कांस्टेंट आएंगे सॉल्व करेंगे, तो हम दो कांस्टेंट। इसके पहले जितना भी डिफरेंशिएशन किया हूं सुनते रहना ध्यान से, ठीक है? क्योंकि ना यूट्यूब से कुछ भी नहीं क्लियर होगा, आप पढ़ के देख लो। हमने अब तक जितना भी पढ़ा है वो फर्स्ट ऑर्डर था। फर्स्ट, चाहे वो होमोजीनियस हो, वेरिएबल सेपरेबल हो या एलडीई हो, कितने कांस्टेंट लेकर आए? वन। उतना ही इनिशियल कंडीशन भी गिवन होगा। सही है इतना? इनिशियल कंडीशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा सी, जो भी हम कांस्टेंट ले रहे थे। अभी कितने स्टोरिंग एलिमेंट है, कितने ऑर्डर है? तो दो इनिशियल कंडीशन होगा। करेक्ट इतना? और वही दो इनिशियल कंडीशन नेटवर्क थ्योरी के लिए बेस का काम करता है, वो ये है। कितना, जिन्होंने ट्रांजिएंट पढ़ा उनको पता है, ये बिना निकाले आगे नहीं जा पाओगे आप, और ये बिना निकाले आप आगे नहीं जाओगे। तो ट्रांजिएंट का आधार, कार्ड नहीं बोल रहा हूं, ट्रांजिएंट का बेस या आधार मैथ सी है। हो गया? तो इसके नीचे लिख लो, वी नीड टू इनिशियल कंडीशन टू सॉल्व द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। We need two initial condition to solve the second order differential equation. हो गया? तो सेकेंड ऑर्डर में आगे क्या पढ़ना है वो भी सुन लो। लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो इंजीनियरिंग सिलेबस में है ना, और कॉची डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा हमारा, पार्शियल बचेगा बस। ठीक है, लिखो। डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो। LDE मतलब are those linear differential equation are those in which
इन विच, पापा क्लास के बाद फोन करता हूँ, क्लास क्लास के बाद फोन कर रहा हूँ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आर दोज in which dependent variable and its derivative occurs occurs only in the first degree, only in the first degree, डिग्री तो वन होगा, only in the first degree, and are not in multiplied form, and are not in multiplied form। तो फॉर्मेट देखकर क्लियर हो जाएगा आपको। d to the power of n y डिवाइड बाई डी एक्स रेज टू द पावर ऑफ n प्लस, यहाँ पे हम लोग पी नॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो पी वन इंटू डी रेज टू द पावर ऑफ, ये फॉर्मेट लिख लो आप, जरूरत नहीं है बट फिर भी, बाई डी एक्स रेज टू द पावर ऑफ n माइनस वन प्लस पी वन से स्टार्ट किया था तो ये पी टू होगा ऑब्वियसली, इंटू डी रेज टू द पावर ऑफ n माइनस टू इंटू वाई डिवाइड बाई डी एंड एक्स रेज टू द पावर ऑफ n माइनस टू, जाता जाएगा जाता जाएगा, फिर लास्ट में सीधे सीधे वाई लिख दूं, हाँ सीधे सीधे वाई लिख देता हूँ, तो वाई पे डिफरेंशिएशन खत्म होगा तो पी वन पी टू पी एन में ट्रंकेट हो जाएगा, क्योंकि एन वहां से स्टार्ट करोगे तो वहां से तो चालू नहीं हुआ, एक जगह पे जाओगे, ओके ठीक है, तो पी एन ही होगा, बट फर्क नहीं पड़ता उससे, आप कुछ भी लिखो, लास्ट में वाई इज इक्वल टू क्यू। फॉर्मेट तो दिख जाएगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। आप जानते हो पी एन क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स और कांस्टेंट। मैथ्स की अलग कॉपी चाहिए और नेटवर्क की अलग कॉपी चाहिए, जब जब टॉपिक लिखा जाएगा अलग ही लिखे आना है। ये वाला मैथ्स जिन्होंने प्रोबेबिलिटी खत्म किया था वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, और मैथ्स की कॉपी प्लीज संभाल के रखना, लाइफ टाइम काम आएगा। क्यों? क्योंकि इमेजिन करो आप आईआईटी में गए और कुछ चीज याद नहीं आ रहा है, तो बुक ओपन करने की हिम्मत चाहिए, या तो फिर कॉपी इजीली पॉसिबल है, क्योंकि बिब्लियोफोबिया से ग्रसित हैं सब लोग। बिब्लियोफोबिया मतलब जानते हो ना, बुक पढ़ने का डर। आप ऐसा बोल रहे हो जैसे आप लोग बहुत बुक पढ़े हो। ट्वेल्थ के बाद कहाँ बुक पढ़ा है? वो आता है ना CSV2 10 years सॉल्व पेपर, उस चीजों को पढ़ के पास हो रहे हो सब लोग। सर मैं BS अग्रवाल किया था, वो तो दिखता है क्लास में, कितना आता है आप लोग को। इसके पीछे मैंने जितना पढ़ा है, एक्सेप्ट वो जो फॉर्मेट जिसमें एफ डैश ऑफ वाई लिखा था, बर्नौलीज इक्वेशन ही है वो, बाद में बताऊंगा मैं, उसको छोड़कर उससे पीछे जितना भी हुआ है ना, वो ट्वेल्थ क्लास का है। देख लो, आप जाके ओपन कर लो, आपको तो पता है RD शर्मा की तो न्यूमेरिकल करा रहा था मैं क्लास में। मैं क्यों सोर्स हाइड कर दूं, देखो मेरा खुद का क्वेश्चन है। ऐसे थोड़ी नहीं करते हैं, ऐसे तो लोग करते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। फिर पूरा प्रोबेबिलिटी जितना आपको पढ़ा है वो 2006 एनसीईआरटी का है। बर्नौलीज मैंने पढ़ाया आप लोग को, और डाइकोटमस वाला जो वर्ड था, और फिर पॉइजन्स नहीं है उसमें, वो पढ़ाया। तो वो R K कनोडिया के बुक का था। BP लाठी में उतना डेप्थ तक नहीं दिया हुआ NCR P पावर R वाला। तो उसके बाद वेलपॉल की बुक था, और NCERT 2006 या 7 के एडिशन का न्यूमेरिकल कराया था। ठीक है, जिसको आप बता नहीं पा रहे थे ना कि वो बोलता है सच बोलता है 6 आए, वो न्यूमेरिकल याद है? वो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, और वो गेट एग्जाम का न्यूमेरिकल है। सच बोले 6 आए तो बोलता है रिपोर्टेड इट इज स्विंग सिक्स सिक्स, याद है? और वो याद है आपको, 3 ग्लास था, 3 बॉक्स था, 2 में
गोल्ड कॉइन है, दो कॉइन गोल्ड है, एक सिल्वर गोल्ड है और एक दोनों सिल्वर है, एक्स वाई जेड। ठीक है, वो न्यूमेरिकल एक याद है, और एक लास्ट न्यूमेरिकल जो किया था वो याद करो। बोल रहा था एक तीन बॉक्स है शायद तक, उस तीन बॉक्स या दो बॉक्स जो भी है, उसमें तीन कॉइन है, एक बॉक्स में तीन कॉइन है, एक अनबायस्ड है और दो बायस्ड है। तो बोला था प्रोबेबिलिटी हेड निकालना है गिवन दैट सेकंड हेड आई, सॉरी, प्रोबेबिलिटी दैट हेड शुड बी सेकंड टाइम विड्रॉन गिवन दैट हेड आई। तो वो न्यूमेरिकल और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल तो सेम है, और वो जो लास्ट न्यूमेरिकल था वो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का था। तो समझ में आया, अभी मुझे पता चल गया है कि उन लोग कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम वैसे ही करा रहे हैं आपको। अब पॉइंट ये है कि वो न्यूमेरिकल आपको अगले साल बनना चाहिए, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, कुछ याद नहीं आएगा। जैसे गेन मार्जिन का डेफिनेशन पूछा जाए तो नहीं पता, सोचना पड़ेगा। ये तो कम से कम 10 सेकंड सोचने पे लगेगा, फिर आप कहोगे सर एक बार लिख के देखूं। हाँ, ये अभी अभी पढ़ा होगा, इसीलिए बता रहा है। 2 हफ्ते हो चुका होता तो नहीं बताता। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर का फॉर्मेट बताना। हाँ ऐसे ही है, तो मैं उसको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ जाता है। सही है, चलो ठीक है, इसके नीचे लिखो P1 P2 एंड डॉट 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 Pn। P1 दिखना नहीं है आपको, P1 P2 P3 जो भी है, एंड डॉट 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 क्या, Pn, एंड Q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। हो गया। नेक्स्ट वन, while solving higher order differentiation, sorry, while solving higher order differential equations we'll be using, लिखो, while solving higher order differential equation we'll be using the given below representation, we'll be using the given below representation। बस थर्ड ऑर्डर तक जाना ही हम लोग को, उससे ज्यादा नहीं जाना है। हाँ क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, अच्छा। हाँ, डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखो इसके नीचे, डी symbol stands for, D symbol stands for operation of differentiation, D symbols stands for operation of differentiation। ठीक है, उसके आगे इंपॉर्टेंट है, यहां तक तो सब बोल रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कॉलेज में भी, उसके आगे जो लिखा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, एंड इट कैन बी ट्रीटेड एज एल्जेब्रिक क्वांटिटी, एंड it can be treated as algebraic quantity, and it can be treated as algebraic quantities, प्लूरल नहीं है, क्वांटिटी है बस। हो गया। एक एक एग्जांपल लिखो, कोएफिशिएंट नहीं चेंज कर रहा हूं उसको, लिखो कंसिडर एन एग्जांपल। T2y डिवाइड बाई टी तो बाद में करेंगे, अभी तो हम नेटवर्क में नहीं है, dx² प्लस 2 × dy/dx, माइनस हम पुट कर सकते हैं -3y, लेट सपोज दैट एज, छोड़ो अभी, होमोजीनियस पढ़ेंगे इनिशियली, तो ऑब्वियसली बुक्स में भी होमोजीनियस गिवन है, हम भी पढ़ेंगे होमोजीनियस। वो होमोजीनियस ना पीछा नहीं छोड़ेगा आपका कई सारे सब्जेक्ट में, मैं तो लिख दूंगा होमोजीनियस से करके। ठीक है, देखो बोर्ड पे, इसको हम
सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन के फॉर्मेट में करते हैं, क्या होगा? ये तो बताया था अभी, क्या होगा वो? ये वाई बाहर करो, वो वाई बाहर करो, वो वाला भी वाई बाहर करो, तो डी स्क्वायर दिखाई दिया, प्लस 2d, डी का नाम बताओ, ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन, होल मल्टीप्लाइड बाई वाई, symbolic form of the differential equation. But the point is, I will be treating this d as an algebraic quantity. समझ में आया? तो ना, अगर ये इसके बाद मैं ऐसे लिखूंगा ना, तो समझ जाना इट वर्थ इट है ये। एम स्क्वायर, हाँ, प्लस 2m, इसको जैसे मैं d को m लिख दूंगा, खत्म, और कुछ नहीं। बेटा हर चीज का डेरिवेशन मत करो, वरना 4 साल लगेगा गेट एग्जाम क्रैक करने में। ठीक है? वहां से जब भी मैं ऐसे लिखूंगा ना, एम स्क्वायर, तो समझ जाना सर ने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा है, पक्का। और आगे सुनो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ये लैपलास हो जाएगा। ठीक है? सब बराबर है। और धीरे धीरे दिमाग को ब्रॉड करो आप, लिखो यहां तक। इसको क्या कहा मैंने, ये बताओ पहले। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ, कहो ना गधो, मैं ही पढ़ रहा हूं क्या? पढ़ तुम लोग रहे हो। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ क्या? डीई, मतलब रेड वाला बताओ, रेड वाला बताओ भाई। तो पूरा नाम आप लिखना, एई, असिस्टेंट। हाँ, कुछ भी मत बोलो। एई का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है? तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन हर सब्जेक्ट का है, पूरे सिस्टम, सिस्टम फाड़ देंगे वाला नहीं, पूरा सिस्टम वही बताएगा। पूरा सिस्टम कौन बताएगा? कुछ भी जानना है, चैट जीपीटी के पास जाओ, ऐसा नहीं। कुछ भी जानना है, किसके पास जाओ? ऑक्सिलरी। कुछ भी जानना है, यही जाना पड़ेगा आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास। और नीचे वाला लैपलास डोमेन पे लिखा हुआ है। लिखना हुआ, पूरा लिखना, आपको ए नहीं लिखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हो गया इतना। नेक्स्ट वन, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही करना है। इधर कुछ भी हो, समझ में आया? इधर जीरो हो, कोई फाइनाइट हो, वाई हो, एक्स हो, फर्क नहीं पड़ता। हमेशा जब आप ये करोगे ना, माई मिस्टेक, वो रेड वाला, तब क्या करना है आपको? इधर कुछ भी हो, ये क्यू है ना एक्चुअली, क्या है वो? तो क्यू कुछ भी हो, रेड वाला लिखोगे हमेशा, यहां क्या करोगे? फिर देखो, अब पॉइंट ये है कि आप अपने मैथ्स के टीचर से तो पूछ नहीं पाओगे, मेरे से पूछ सकते हो। इनपुट नहीं चाहिए। सिस्टम के बारे में जानना चाहते हो तो इंपल्स रिस्पॉन्स याद है? हाँ, नहीं सुना हुआ है तो भी भूल जाओ आप। तो फिर क्या करना पता है, जब भी हमें, हमें किस सर्किट से मतलब था पता है? मेरा बिहेवियर कौन बताएगा, देखना इधर पे ना, पेंसिल इसलिए लेकर आया करो। मेरे को कोई मतलब नहीं है क्या इनपुट दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा हूं, मुझे सिर्फ इससे मतलब है। तो इनपुट को हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही इनपुट हटेगा तो क्यू हटेगा यहां पे। ये बॉक्स दिखाई दिया? किससे मतलब है मेरे को? मेरे को क्या डीसी इनपुट दे रहे हो इससे नहीं फर्क पड़ता, साइन दो, कॉस दो, लीनियर दो, मत दो, कुछ भी मत दो, हटाओ। अब यहां आओ, जैसे ही वो हटा, क्यू कितना है? यहां पे कितना लिखा है?
नो इनपुट की वजह से। और दूसरा वो है, हमें सिस्टम के बारे में जानना है, ना कि सिस्टम में क्या इनपुट दिया उसके बारे में जानना है। तो सिस्टम का बिहेवियर आरएलसी ही बताएगा। इसलिए वहां पे आगे हमेशा कुछ भी हो जाए, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने के बाद यहां पे क्या आएगा? जीरो ही आएगा। चाहे वो कुछ भी इनपुट दो आप, कांस्टेंट इनपुट दो, वेरिएबल इनपुट दो, साइन इनपुट दो, इंस्टेंटेनियस दो, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा कितना आएगा? हो गया। हाँ, नेचुरल रिस्पॉन्स है एक्चुअली वो। नेचुरल रिस्पॉन्स इज गिवन बाय जीरो इनपुट। यहां तक सही है क्या? ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा मैं। चलें आगे। सिस्टम का बिहेवियर, कॉजल, नॉन कॉजल, स्टेबल, अनस्टेबल, वो सब अभी हो गया। रूट्स निकाल कर बताना इसका। रूट्स 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 नहीं निकाल पा रहे? एम इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -3 और 1। दोनों रूट्स रियल है या नहीं? नहीं है रियल, तो क्या है? इमेजिनरी है। मैंने पूछा ओके, दोनों रूट्स कैसे? तुम लोग को नेगेटिव नंबर रियल नहीं दिखता क्या? अच्छा सर, रियल लाइफ में तो है नहीं, वो तो रियल लाइफ में है। अरे यार, रियल रूट्स है ना, लेकिन साथ साथ रूट्स अलग अलग है। हो गया इतना। नेक्स्ट वन, हेडिंग लिखो। होमोजीनियस डिफरेंशियल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्यू कितना होगा? मैं फालतू का टाइम पास नहीं कर रहा हूं। फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्यू इज व्हाट? अरे गधो, जल्दी बताओ। बस खत्म हो गया और टाइम पास मत करो, सर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। है ना, जैसे होता है ना, ये कर देंगे हम वो कर देंगे हम, 10 टीचर मिलकर पढ़ा रहे, पढ़ा कोई नहीं पा रहा है। वैसे नहीं करना है आपको, स्मूथली। होमोजेनियस मतलब क्या हुआ? और अगर जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करोगे, मैंडेटरी क्यू कितना आएगा? अब लिखो, सॉल्यूशन और द कंप्लीट सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, कंप्लीट solution to the differential equation is given by complementary function plus particular, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बेटा, पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बिना कांस्टेंट के, मतलब बिना इनिशियल कंडीशन के निकाला नहीं है। तो ध्यान रखना, प्रिमिटिव सॉल्यूशन है ये एक्चुअली, समझ में आया? क्या कह सकते हैं इसको हम, पूरा उधर वाला जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसको एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? प्रिमिटिव सॉल्यूशन। लेकिन बीएस गिरेवाल या एच के दास की बुक्स में ये सब में क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट सॉल्यूशन। और हम जब स्कूल लाइफ पढ़ के आते हैं तब क्या लिखा हुआ है? प्रिमिटिव सॉल्यूशन। इसमें ये बताओ, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में किसका होना एकदम मैंडेटरी है, होगा ही होगा? वो ये। हाँ, अब पता चल गया रीजन क्या है। क्योंकि इनपुट हो ना हो मेरे को नहीं फर्क पड़ता, बट किसका होना जरूरी है? सिस्टम का होना जरूरी है ना, इधर देखना। इधर बताओ, वो इनपुट हटा नहीं सकता हम? हटा दो उस इनपुट को तो बचा क्या? तो भी तो इक्वेशन बनेगा ना। और आपको लग रहा होगा सर मैं नहीं मानता, तो ना, वेट इधर देखना, इसी के बगल में मैं नेटवर्क से रिलेट कर रहा हूं। क्या है ये? आर कहां से आया ये? हमारी दुनिया में करंट इलेक्ट्रिसिटी से।
ये कहाँ से आया है? हम्म? मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये कहाँ से आया है? इलेक्ट्रोस्टैट्स। ओम। ये। हाँ। हेनरी, जोसेफ हेनरी, ये। माइकल फेरेडे। हो गया। हाँ। तो यहाँ पे इनपुट मैं नहीं दे रहा हूँ अभी, और इनपुट नहीं दे रहा हूँ तो इस बार वोल्टेज नहीं दे रहा हूँ। और वोल्टेज नहीं दे रहा हूँ मतलब, वोल्टेज नहीं मतलब क्या? वोल्टेज नहीं मतलब क्या? शॉर्ट ना भाई। क्या ये? क्या ये? क्या ये? करंट फ्लो करवाए। तो ये जो करंट है ना, अब ये बिना फोर्स के फ्लो हो रहा है, ये है अनफोर्स्ड सर्किट। कहाँ है कोई कोई फोर्स? नहीं, फोर्स है। इक्वेशन लिखे। इक्वेशन लिखे। तो पैसिव कन्वेंशन, करंट के डायरेक्शन पे तो पहले आया, यहां का वोल्टेज बताओ। आई आर प्लस वीएल बताओ, वीसी बताओ, इक्वल टू। देखो होमोजेनियस बन गया। लेकिन होमोजेनियस अगर आप ये सोच रहे हो, आगे का नहीं सोचना है, बस इतना ही सोचना, होमोजेनियस बन गया, हाँ बस ठीक है भाई। ठीक है, होमोजेनियस है बस। ये मत सोचना कि सोर्स फ्री है तो होमोजेनियस बन गया। एक बार डिफरेंशिएट करो इसको। तो मैं यहां से कर रहा हूं, एल इंटू d2 i प्लस आई बाई प्लस आगे। तो इसको क्यों लिख रहे हो? इसको लिखो ना, कर दो। नाटक कर रहे हो। मैं अब ब्लाइंडली लिखने लग गया था, मुझे लगा था कि नहीं नहीं, मेरे को तो बच्चे बता देंगे। इधर बताओ, इसको डिफरेंशिएट करो। R इंटू प्लस। हम्म क्या निकालोगे इसमें? क्यू कितना है उतना? पर्टिकुलर इंटीग्रल हम तब निकालेंगे जब क्यू फाइनाइट हो। क्यू हो ना हो, किसको फिक्स निकालना ही पड़ेगा ऑलवेज। लेकिन एक जगह पे मैं अपनी ही बातों को गलत साबित करूंगा। वो मैं ही कर सकता हूं, कोई और तो कर ही नहीं पाएगा। किसका निकालना फिक्स, मैंडेटरी, कंपलसरी मतलब, वो हो चाहे क्यू हो या ना हो। तो इसको नीचे लिखना है आपका, क्यू जीरो हो या फाइनाइट हो। ऐसा लिखो आप, रिगार्डलेस सही चलेगा? रिगार्डलेस वाला वर्ड कहाँ यूज करते हैं? रिगार्डलेस बुक में या इररेस्पेक्टिव? तो रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ क्यू, वी ऑलवेज हैव टू कैलकुलेट ये। लिखो, उसको भी लिखना है आपको, तभी तो इंटरेस्ट आएगा ना। आपके मैथ्स की टीचर से मैथ्स मत पढ़ना बेटा, वो खत्म कर देगा आपको। वो खुद भी तो खत्म ही है वो। मैं कहाँ की बात कर रहा हूं पता है? हेलो बच्चों, ये सब तीन चार लोग ही है। मैथ्स में सिर्फ मैथ्स नहीं, आप इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स का एप्लीकेशन दिखना चाहिए। वेट, हम लिखा देते हैं। लिखना यही नोट ना। अच्छा, पेन नहीं चल रहा है। हाँ, तो हम क्या लिखा रहे थे आपको? रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ क्यू, वी ऑलवेज हैव टू कैलकुलेट क्या? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कल ट्रांजिएंट जैसे ही चालू होगा ना, यहीं पे आऊंगा मैं। रिपीट। रिगार्डलेस मतलब क्यू चाहे जो हो वो हो, रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ क्यू, वी ऑलवेज हैव टू कैलकुलेट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सही है इतना? एंड हम पी आई तब निकालेंगे जब इनपुट हो हमारे सर्किट पे। अभी इनपुट है उधर देखो। तो घर में जब पढ़ोगे ना तो आप समझना, सुनो। इसमें क्यू कितना है? क्यू मतलब इनपुट मानकर चलो, तो नहीं है, तो ये नहीं निकलेगा। कब निकलेगा ये? जब इनपुट हो। तो क्या हमेशा निकालना है, चाहे इनपुट हो या ना हो, यही है रिगार्डलेस। शब्दों को पकड़ो बेटा, क्योंकि आईटी जाओगे,
या टॉप एनआईटीज। देखो एनआईटी त्रिची जाना बुरा नहीं है, जब उस टाइम पे हम बाद में देखेंगे, अभी हम क्यों, अभी हम ड्रीम आईआईटी का किए हैं तो ड्रीम करते हैं। टॉप 10 आईआईटीज प्लस आईसी बैंगलोर, वहां जाओगे तो टीचर छत्तीसगढ़ी में नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, अभी अक्षुत आया था ना, तो बोला भैया मैं तो पढ़ाऊंगा भी आईटी भिला, यहाँ पे आप आईटी भिलाई आकर। तो भाई का दोस्त है इसलिए भैया ही कहता है। तो बोलता है भैया ऐसा थोड़ी नहीं, इन बच्चों को बोलो, एक सचिन करके लड़का है यहीं आई गेट का। तो वहां गया तो पहले ना, अक्षुत यहीं का है वो, अक्षुत भी यहीं का है, वो मेरे से पहले डिस्टिल पढ़ा रहा था यहाँ पे। हाँ बताया था मैंने। तो अक्षुत यहाँ का है। आ, फिर वो आईटी धड़वार में असिस्टेंट प्रोफेसर पक्का। लास्ट ईयर की ही बात है, सचिन नाम का लड़का जिसको हमने क्लास में यहाँ पे पढ़ाया, वो उसी के अंदर एमएस कर रहा है। हाँ एमएस। फिर वो संदीप वाला जो स्टोरी है वो अलग है। ठीक, हाँ मैं क्या कह रहा था पता है, तो अक्षुत बता रहा था कि भैया जैसे यहां से बच्चा निकलता है ना तो एकदम गंवार होता है, आप गंवार को एक्सेप्ट कर लो। गंवार है हम लोग। नहीं सर हमारे स्टेट की बेइज्जती कर रहे हो, फिर वही आ गया। बाहर निकलना है आपको, आईटी मुंबई जाना है, सब लोग रहेंगे महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल मतलब भूल जाओ, वेस्ट बंगाल और केरल से अगर कोई बच्चा आया ना बेटा, तो माइंडसेट बना लेना कि वो आपसे तेज है पढ़ाई में। कुछ भी हो जाए वो आपसे तेज ही निकलेगा, चांसेस यही रहेगा। सुभजीत माझी करके लड़का था, सुभजीत माझी। हाँ। तो और एक सिंचन करके था, इसका नाम ही था सिंचन बिस्वास। कार्टून आता ना सिंचन का, तो सिंचन बिस्वास करके लड़का था। साले दोनों एकदम पढ़ाकू किस्म के थे, देख के चिढ़ होता था मेरे को कि साला हम क्या करके आए हैं। एक वो हो गया। और ये मेरा एक और दोस्त था जितेंद्र उटवानी, जो आज भी मेरा दोस्त है, जितेंद्र उटवानी एंड संदीप। जितेंद्र उटवानी बोल रहा था चलना आईटी दिल्ली हम पीएचडी करेंगे, मैंने बोला किसके अंदर, बोलता यार संदीप को बोल देंगे, आधा काम वो कर देगा आधा काम हम कर लेंगे। नहीं यार मैं तो बहुत बिजी हूँ करके, वो शायद इंटेल में है अभी। तो ना उससे अच्छी बात होती है, मैंने ना वो दो, सिंचन बिस्वास और शुभजीत माझी को तो हमेशा पढ़ते हुए देखा, जब देखा तो पढ़ की बात, पढ़ाई की बात, पढ़ाई की बात। वैसे भी बंगाली है, तो आप जानते हो बंगाली में पढ़ने का कल्चर ज्यादा होता है रिलेटिवली। और मेरा फ्रेंड जितेंद्र उठवानी था, मैं उसको देखता था कम पढ़ रहा है, लेकिन ना उसका सीपीआई बहुत ज्यादा आया था। वो मेरी लाइफ में इकलौता ऐसा फ्रेंड है, मतलब पूरे मेरे आज तक जितने लोग को जानता हूँ, नीरज को इंक्लूड कर रहा हूँ। वो इतना तेज और इतना शार्प माइंड था ना, वो इंदौर के किसी नॉर्मल कॉलेज से निकला हुआ है। नॉर्मल मतलब जैसे हमारा बीआईटी है यहाँ, यहाँ हाइप है, तो वहां पे इंदौर के कॉलेज से निकला। वही एक इकलौता मेरा ऐसा फ्रेंड है जिससे मैं आज तक इंप्रेस हूँ। वो पढ़ता नहीं था, टॉपर था, 7.5 सीजीपीए आया था, जबकि मेरा 7 आया था। मैं तो गधा ही था मतलब मेरे को तो लोग जान गए थे ये तो गधा ही है, पढ़ने वाला नहीं है इसको। और ना नेक्स्ट सेमेस्टर में 10 आया उसका, 10 ही था। और ना पता नहीं वो बहुत बहुत शार्प माइंडेड था। फिर वो और भाई भी मिले, मुझे उसका लगा शार्प माइंडेड का ब्रेन पता पता चला जब भाई तो सीएस का था, रायपुर आईआईटी से निकला, गेट एग्जाम क्रैक किया, वहां गया। तो ना जितेन को ना कुछ जगह पे प्रॉब्लम आया, प्लेसमेंट के पहले, प्लेसमेंट हाँ। तो उस टाइम पे नीरज पहुंच चुका था आईआईटी, तो ना वो नीरज को भी फंसा दिया था कोडिंग में। जबकि नीरज आईआईटी कानपुर का वन ऑफ द फाइनेस्ट कोडर था, मतलब मेरा भाई, उसको भी पकड़ लिया था। ठीक, जब मेरे से गेट का न्यूमेरिकल नहीं बनता था ना, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड में आ चुका था। तो जब मेरे से गेट का न्यूमेरिकल नहीं बनता था ना, तो वो मेरे को हेल्प करता था। एक दिन मैं सॉल्व किया, आंसर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। तो मैं बोला यार सॉल्व तो सही क्यों, तो वो भी सॉल्व किया, वो भी इनफाइनाइट बोला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो मैं बोला यार आगे, तो बोलता है आगे क्या बताया पता है उसने, जो कंसेप्ट दिया था वो किसी दिन एनालॉग में क्लियर करवाऊंगा मैं आपको, वो उसी का दिया हुआ कंसेप्ट है। अब 2018 के आसपास की बात है, 18 17 17 18 की बात है। मैं बैंगलोर गया था उसके ऑफिस में, इंटेल ऑफिस में, तो मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट मिल गए थे। कुछ स्टूडेंट लोग डर के मारे नहीं आए, एक गुलशन सर ही है या कोई नहीं है करके, वो मैसेज अभी भी ना फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे अभी भी है। गाजियाबाद में मैं पढ़ाया करता था, ऐसा कोई सिटी नहीं होगा, बहुत सारी सिटी से। तो ईडीसी लोग पढ़ाया करता था, तो वो स्टूडेंट इंटेल में जॉब कर रहा था और मैं कैफेटेरिया में बैठा हुआ था इसके साथ, जितेन उडवाणी के साथ। तो ना वो बातों बातों में ये सब तो हुआ ही, बट वो बोलता भाई मेरा इसरो एग्जाम क्लियर हो गया है। तो मैं बोला तू पढ़ता कब था, अभी भी पढ़ रहा है इसका मतलब, बोलता है नहीं भाई वो 2012-11 वाला, और क्लियर वो बाद में किया था। और बाकी उसके साथ जितने दोस्त हैं ना जिन्होंने इसरो एग्जाम दिया, उनका नहीं हुआ।
बस वो अपने पुराने नॉलेज को रिटेन कर करके एग्जाम क्रैक कर लिया। तो मैं बोला यार मैं दिया था तो मेरा 103 आया था, 108 कट ऑफ था। तो बोलता भाई मेरा तो हो गया। ऐसा था वो, उसे इम्प्रेस था मैं। पढ़ाई वढ़ाई मस्त उसका ना, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। एक दिन मैं गेट का पढ़ा रहा था, वो बोलता है कि तू जानता है इसको, मैं बोला नहीं। तो याद दिलाया वो मेरे को, जबकि मैं गेट का पढ़ा रहा हूँ तब। ऐसे शार्प माइंडेड है। और ना उसने ना बीटेक डुअल डिग्री वालों को भी पीछे छोड़ दिया था। फाइन। ऐसा है तो ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे ना, तो क्या होगा ना पता है, पहला थॉट डिप्रेशन का आएगा। हाँ, पूरी क्लास में किसी को समझ में नहीं आ रहा है और ये आंसर बता रहा है। ऐसा होगा। इसलिए बोल रहा हूं ये जो मैथ्स हम देख रहे हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो प्रोफेसर दे देगा मैथ्स, क्लास में किसी से नहीं लेगा, इक्का दुक्का बच्चे लोग रहेंगे और वो भी बहुत शार्प माइंडेड रहेंगे उन लोग। और ना अनकन्वेंशनल वे में सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि सर ये तो मेथड था तो कर लिया अभी। नया थिंकिंग चाहिए होगा। ऐसे पढ़ना है आपको, तभी जाके फिर वहां पे आप compete कर पाएंगे, नहीं तो फिर वहां से भी आराम से निकल जाओगे, बट फिर सीजीपीए कम होगा। और फिर कुछ लोग ऐसे लेंगे आपकी लाइफ में जो आपको सिखा के जाएंगे। समझ में आया? इसीलिए यहाँ से ग्रो करके जाओ। तो मैं कह रहा था ना कि यार जब अक्षुत आया था तो बोला था कि भैया यहाँ पे ना, यहाँ के बच्चे जब जाते हैं ना पढ़ने लिखने के लिए किसी भी आईआईटी में, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस होता है लैंग्वेज का। ठीक है, हाँ। तो आप ये मानकर चलो कि आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आप नहीं सर, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ऐसे नहीं करना है, आपको सीखना है। अगर आपको और भी कुछ लैंग्वेज सीखने को मिलेगा वहां पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी सीख लेना। समझ में आया? अभी आप उस फेज में हो जहां पे एकदम रैपिड लर्निंग कर सकते हो आप। चाहे कोडिंग सीखो, या तो फिर कोडिंग मतलब प्रोग्रामिंग ये हो गया, या मैथ सीखो, या कोई सब्जेक्ट सीखो, या कोई एक लैंग्वेज सीख लो, लेकिन अभी डिस्ट्रैक्ट मत होना, ये बाद में करना जब गेट एग्जाम हो जाएगा तब। सही है, अभी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को सीखो। क्लास ऑफ करते हैं हम लोग, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सी यू टुमारो, हाउस द क्लास। वो रिलेशन अच्छा लगा मैथ्स का, नेटवर्क थ्योरी के साथ? कल और मजा आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, सी यू टुमारो, क्लास उधर होगी।